अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड लैब जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है, हमें ये बात पता है। फिफ्थ ग्रुप का मेंबर होने का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 तक जा सकती है, और अगर ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जा सकती है। तो जो रेंज होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वो -3 से +5 तक हो सकती है। इसका एक कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमोनियम आइन, जिसे आप हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। अगर यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ और इस चार्ज को बैलेंस कर रहा है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। ठीक है, -1 होने का मतलब कि इसके इस वक्त आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। लूज़ करने की वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है इसके अंदर वो 0 से लेके +5 तक हो सकती है। यानी कि अगर ये -1 है, पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो 0 में जाएगा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो अप टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये जा सकती है। ठीक है, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सपोज Fe+3 के साथ हमने रिएक्ट करवाया और इनके दरमियान 1:1 का मोल रेशो है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो Fe+3 को Fe+2 में जाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं आयरन की। Fe+3 मोस्टली Fe+3 में जा रहा होता है, Fe+2 में जा रहा होता है, तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि ये 1:1 का मोल रेशो है तो इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इसको मिलेगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, जिसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो N2 होगा। ये प्रोडक्ट कैसे हमें पता चलता है? आपका जो मैनुअल है उसमें नाइट्रोजन, इस कंपाउंड के लिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं उसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेंशन है। तो 0 के लिए जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो N2 है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें कि Fe+3 के 2 मोल्स थे और वो इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं तो अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए Fe+2 में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +1 में चली जाएगी, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट होगा वो N2O होगा। इसी तरीके से अगर सब कर लेते हैं इसके 6 मोल्स थे Fe+3 के, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो -1 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक चली जाएगी। +5 की जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक, और अगर अब फेरिक के 6 से भी ज़्यादा मोल्स हैं तो फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स उसी लिहाज से, उसी रेशो से बढ़ जाएंगे। तो अगर हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है उसका पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमें इनका मोल रेशो पता होना चाहिए। ये एक इनकम्प्लीट इम्बैलेंस इक्वेशन है जिसके अंदर इसके नंबर ऑफ मोल्स को A से और इसके नंबर ऑफ मोल्स को B से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हमें ये मोल रेशो पता हो तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें पता होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता होंगे तो नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है वो पता होगा, और उसका पॉसिबल प्रोडक्ट भी हमें पता होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता होती है और इसका वॉल्यूम भी हमें पता होता है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें नहीं पता, और उसके जो वॉल्यूम है वो भी आप अंदाजे से 0.5 ml ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो हमें फिक्स उसका वॉल्यूम भी नहीं पता। लेकिन हमें क्या चीज़ पता है कि जब फेरस में कन्वर्ट हो रहा है तो फेरस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम किसी तरीके से इसको एस्टिमेट कर लें और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएं तो अल्टीमेटली हमें फेरिक के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक, और हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन के नंबर ऑफ मोल्स हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। तो हमें B और A दोनों जब पता चल जाएगा तो मोल रेशो हमें पता चल जाएगा, और मोल रेशो पता चलते ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता चल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता चल गए तो फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका पॉसिबल प्रोडक्ट भी हमें पता चल जाएगा। तो एक्चुअली हमें जो एस्टिमेट करना है वो इस फेरस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम इसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं, सपोज पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, तो इसको आसानी से एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसकी लैब में आप सबसे पहले एस्टिमेशन करते हैं इन दोनों की और उसकी इनडायरेक्टली कैलकुलेशन करके फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और फिर नाइट्रोजन का पॉसिबल प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी जिसके अंदर आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर हो रहा होगा, क्योंकि आप डील कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। और पोटेशियम परमैंगनेट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहले होगी जिसमें आप स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड के जरिए उसको रिएक्ट करवाएंगे और इसकी एस्टिमेशन करेंगे। तो उसकी जो इक्वेशन है वो यही वाली है जो हमने फर्स्ट लैब में डिस्कस की थी। ठीक है, इसको हम कंप्लीट और बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं यहाँ पे बताया जा रहा, ये आप खुद कर लेंगे। जो एस्टिमेशन है उसको देख लें कि जो एस्टिमेशन कर रहे हैं Fe+2 की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, इनकी जो इक्वेशन है वो ये हो सकती है कि परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज+2 में और फेरस आयन कन्वर्ट होगा दोबारा फेरिक में। ठीक, तो ये इनकम्प्लीट इम्बैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए बैलेंस करना है। सबसे पहले हम जो हाफ इक्वेशंस हैं वो अलग कर लेते हैं। परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज+2 में। सबसे पहले हम मैंगनीज को बैलेंस करेंगे क्योंकि हम वो स्पीशीज बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होती। तो मैंगनीज यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे, इनको बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड पे लगा दिए। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप ऑक्सीजन के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस करने के लिए। जब आपने वाटर लगाए तो इस तरफ 8 हाइड्रोजन शामिल हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे 8 प्रोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, अब इसके चार्जेस बैलेंस करने हैं। इस तरफ जो चार्ज है वो -1 और +8, इनका जो नेट चार्ज बनेगा वो +7 बनेगा। और दूसरी तरफ जो है वो +2 नेट चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि 5 नेगेटिव एंटिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अब जो ये जो नेट चार्ज है वो +2 होगा और इस तरफ भी नेट चार्ज +2 है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकेंड हाफ इक्वेशन थी फेरस कन्वर्टिंग इनटू फेरिक, यहाँ पे +2 था जो कि +3 में जा रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे लगा दिया। अब ये भी +2 है नेट चार्ज और ये भी +2 है नेट चार्ज। आयरन ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो एलिमेंट्स को बैलेंस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिख दी। दोनों के इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हो जाएंगे तो बनने वाली इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, इसके अंदर जो मोल रेशियो आ रहा है बिटवीन परमैंगनेट आयन और Fe+2 दैट इज़ 1:5, हमें कोफिशिएंट से पता चल गया। और अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसलिए परफॉर्म हो रहा है क्योंकि मैंगनीज+7 को मैंगनीज+2 में कन्वर्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इसकी इनकम्प्लीट रिडक्शन होगी और फिर ये मैंगनीज+4 तक ही जा पाएगा। ओके, काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप डाइल्यूशन करते हैं, जो स्टॉक सॉल्यूशंस होते हैं उनको वर्किंग सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। आपने क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, इसलिए आप एक स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। जो स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड स्टॉक आपके पास मौजूद होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0125 मोलर है। आपने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करना है, इसलिए आप 10 ml एग्जैक्टली पाइपेट आउट करके ट्रांसफ़र करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं अप टू 100 ml। तो ये 10 टाइम्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, यानी कि 0.00125 मोलर अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ये वर्किंग स्टैंडर्ड है जिसे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे आप टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट भी आपके पास स्टॉक मौजूद होगा, उसको आपने डाइल्यूट करके वर्किंग बनाना है। उसका 5 ml अप्रॉक्सीमेटली विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेके ट्रांसफ़र करते हैं बीकर में और 200 ml तक इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, तो ये 40 टाइम्स डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो 40 टाइम्स डाइल्यूट हो जाएगी। इस डाइल्यूटेड पोटेशियम परमैंगनेट को आप इस्तेमाल करेंगे आगे। तीसरी चीज़ जो आपको डाइल्यूट करनी है वो हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लाइड सॉल्यूशन, जो कि आपका आज का रिड्यूसिंग एजेंट है। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो स्टॉक स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -2 मोलर है और इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करना है, यानी कि इसका 10 ml एग्जैक्टली लेके पाइपेट के जरिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml, तो ये 1 एक्सपोनेंट -3 मोलर बन जाएगा। ये आपका वर्किंग स्टैंडर्ड है। ठीक,
अच्छा, क्योंकि आपने दो स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे डाइल्यूट किया है, यानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता थी, एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड और एक हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, तो इन दोनों की जो डाइल्यूशन की ऑब्जर्वेशन है वो आप लिखेंगे अपने पास। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइल्यूटेड पोटेशियम परमैंगनेट में आप परमैंगनेट को फिल कर देते हैं ब्यूरेट में। कोनिकल फ्लास्क में आप ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड 10 ml और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml डालते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऐड कर देते हैं। इसका रीज़न आपको फर्स्ट लैब में बताया गया था कि एसिडिक मीडियम में परफॉर्म होता है, इस वजह से। फिर इसको हीट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड आप हीट करेंगे जब तक कि इसकी नेक पे वेपर्स बनना ना शुरू हो जाए। फिर उसको टाइट्रेट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। इनिशियल, मिडिल और फाइनल स्टेज, ये 3 स्टेजेस गिवन है। इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग को आप नोट कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में, और जो सिमिलर डिफरेंस आ जाते हैं उसको आप कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन करनी है हमें Fe+2 की। तो Fe+2 की एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले जो आपका स्टैंडर्ड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन था उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया एग्जैक्टली 10 ml लेके अपने कोनिकल फ्लास्क में, और उसके अंदर Fe+3 का जो सोल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ml ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता और इसका वॉल्यूम भी हम रफली ले रहे हैं 0.5 ml। उसके बाद इसको हीट किया जाता है। हीट आप डायरेक्ट फ्लेम पे, लेकिन बहुत ही स्लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको डायरेक्टली हीट करेंगे जब तक कि ये स्लाइड सा येलो कलर ना शो करे। वो स्लाइड येलो कलर ये बता रहा होता है कि जितना हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन था वो इसके साथ रिएक्ट करके ख़त्म हो चुका है और अब अनरिएक्टेड Fe+3 यहाँ पे मौजूद है। Fe+3 का कलर आपको पता है येलो या ब्राउनिश सा होता है, तो इस वजह से ये स्लाइड येलो कलर शो कर रहा है। जब ये स्लाइड येलो कलर हो जाए अब हमें इसको रिएक्ट करवाना है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, लेकिन इसके अंदर Fe+2 मौजूद है जिसे हमें रिएक्ट कराना है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ये क्योंकि एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल नहीं है, इस वजह से हमें रिएक्शन से पहले इसको रूम टेम्परेचर पे वापस लाना होगा। रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए टैप का पानी इसके ऊपर से पास करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर इसके अंदर एसिडिक मीडियम क्योंकि प्रोवाइड करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml डालेंगे। हमने इक्वेशन में देखा था कि Fe+2 और पोटेशियम परमैंगनेट के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, इस वजह से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो इनिशियली ये येलो कलर का होगा, अल्टीमेटली जब इसमें एंड पॉइंट आएगा तो वो पीच कलर का होगा, क्योंकि ऊपर से पिंक कलर आ रहा है और नीचे येलो कलर का था, तो जैसे इसका एंड पॉइंट होगा वो पीच कलर का एंड पॉइंट होगा। उसे आप अपने पास नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन कॉलम में, और जो उसकी कॉन्कॉर्डेंट बीट रीडिंग होगी वो CBR2 कहलाएगी। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड को डाइल्यूट किया था, तो उसकी कैलकुलेशन आएगी C1V1 के ज़रिए, जैसे हमने पहले भी की है। एक तरफ आप एक साइड को कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, एक साइड को डाइल्यूटेड ले लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड की जो आपके पास मोलैरिटी गिवन थी वो 0.0125 थी, उसका आपने 10 ml लिया और 100 ml में डिज़ोल्व कर लिया, तो जो अल्टीमेट डाइल्यूटेड की कॉन्सेंट्रेशन बनी वो 0.00125 मोलर बन गई। ठीक, इससे आपने स्टैंडर्डाइज किया था पोटेशियम परमैंगनेट को, तो यूनिटरी मेथड के ज़रिए इसकी कैलकुलेशन होगी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00125 मोलर, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने लिख दिया कि स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड कंटेन 0.00125 मोल्स इन 1000 ml। आपने 1000 ml इस्तेमाल नहीं किया, स्टैंडर्डाइजेशन में जो ऑक्सैलिक एसिड आपने इस्तेमाल किया था वो 10 ml था, तो उस 10 ml के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने इसको इन मोल्स को 1000 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं ऑक्सैलिक एसिड के ये उस 10 ml के अंदर निकले हैं जो पाइपेट आउट करके आपने ऐड किए थे अपने कोनिकल फ्लास्क में। वो ऑक्सैलिक एसिड ऊपर से आने वाले पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन का मोल रेशियो आपने लिख दिया। 5 मोल्स इसके 2 मोल्स से रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमें उस पोटेशियम परमैंगनेट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, तो इन मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो उन पोटेशियम परमैंगनेट के आएंगे जो कि ब्यूरेट से आ रहे थे। कॉन्कॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के B मोल्स मौजूद होंगे। हमें पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो हम 1000 ml में इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, B को डिवाइड करेंगे कॉन्कॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से,
तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी या मोल्स पर 1000 ml आ जाएंगे। ओके, जब पोटेशियम परमैंगनेट स्टैंडर्डाइज हो गया, फिर उसको रिएक्ट करवाया फेरस आयन के साथ, यानी कि फेरस की एस्टिमेशन की, तो पोटेशियम परमैंगनेट की जो मोलैरिटी थी वो सी मोलर थी, यानी कि सी मोल्स इन 1000 ml। आपने इसके 1000 ml यूज़ नहीं किए, आपने कॉन्कॉर्डेंट ब्रीड रीडिंग 2 जो कि एस्टिमेशन की ब्रीड रीडिंग थी वो इस्तेमाल की थी। उतने ml के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सी को डिवाइड कर देंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ml से, तो जो मोल्स आएंगे वो पोटेशियम परमैंगनेट के वो मोल्स होंगे जो ब्यूरेट से आके नीचे रिएक्ट कर रहे थे कोनिकल फ्लास्क के Fe+2 के साथ। इन दोनों के दरमियान जो मोल रेशियो बनेगा वो 1:5 का था, हमने अपनी इक्वेशन में देखा था। तो जितने मोल पोटेशियम परमैंगनेट के थे वो 5 टाइम्स हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास Fe+2 के ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमें ये पता है कि एक फेरिक एक ही फेरस में कन्वर्ट होता है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स फेरस के थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स फेरिक के होंगे। तो हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट था कि हमें फेरिक के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था वो ऑब्टेन हो चुका है, हमारे पास फेरिक के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब हमें हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हमने उसकी डाइल्यूशन की थी, तो उसके जो डाइल्यूटेड की कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमें मालूम करनी है। कॉन्सेंट्रेटेड की कॉन्सेंट्रेशन थी 1 एक्सपोनेंट -2 और उसका 10 ml लेके 100 ml में डिजोल्व कर दिया था, तो डाइल्यूटेड की कॉन्सेंट्रेशन बन गई 1 एक्सपोनेंट -3 मोलर। इसका मतलब ये वो मोल्स हैं जो 1000 ml में। हमने इसके 1000 ml यूज़ नहीं किए थे, हमने इसके 10 ml यूज़ किए थे। इस वजह से उस 10 ml के नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए। उसके लिए 1 एक्सपोनेंट -3 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये वो मोल्स आ गए हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के जो कि Fe+3 के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अब हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें इनका मोल रेशियो निकालना है। तो मोल रेशियो निकालने के लिए दोनों में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है उसको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स कम थे तो हमने इसको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक तरफ यूनिटरी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा 1 और दूसरी तरफ कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब दोनों दूसरी तरफ जो वैल्यू वो ये बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड के एक मोल के साथ Fe+3 के कितने मोल रिएक्ट करते हैं। जितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो ये जो भी वैल्यू है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे फ्रॉम हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन टू Fe+3। ये कोई हो सकता है और ये कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकता है जिसके अंदर डेसिमल शामिल हो। सपोज कर लेते हैं जो जी की वैल्यू थी 1.21 आई, तो इसके अंदर जो डेसिमल है आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे, 1 बन गया। ये बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन का एक मोल Fe+3 के एक मोल से रिएक्ट करवा रहा है, और क्योंकि Fe+3 को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसमें कन्वर्ट होने के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो नाइट्रोजन -1 से 0 में जाएगा। जब ये 0 में जाएगा तो इसका पॉसिबल प्रोडक्ट N2 होगा, जो आप अपने मैनुअल से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पीशीज़ मिल गई। अब इस इक्वेशन को आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए कंप्लीट और बैलेंस करना है। उसके लिए सबसे पहले रिएक्टेंट का हाफ इक्वेशन अलग कर लिया। हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन कन्वर्ट हो रहा है N2 में। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, इस वजह से इसके साथ 2 कोफिशिएंट लग गया। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस तरफ ऑक्सीजन 2 है तो दूसरी तरफ 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन को देख लें, इस तरफ 4 हाइड्रोजन है और इस तरफ 8 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे 4 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। जब आपने 4 प्रोटॉन्स भी ऐड कर दिया, सारी स्पीशीज़ बैलेंस हो गई। इनका चार्ज बैलेंस करना है। इस वक्त जो जहाँ पे चार्ज है वो +2 था और यहाँ पे जो चार्ज था वो +4 था। तो इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए ताकि ये भी +2 हो जाए और ये भी +2 हो जाए। ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकेंड हाफ जो इक्वेशन है उसमें फेरिक कन्वर्ट हो रहा है फेरस में। जो आयरन है वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि ये नेट चार्ज +2 हो जाए और इस तरफ भी +2 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में, इस वजह से इक्वेशन नंबर 2 को आप
2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इक्वेशन बन गई। इनके जब इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये नेट इक्वेशन बनेगी। नेट इक्वेशन में दोनों के दरमियान 2:2 या फिर 1 का ही रेशियो है जो हमने यहाँ पे मालूम किया था। पॉसिबल प्रोडक्ट भी हमें पता चल गया। जो रिजल्ट आप लिखेंगे उसके अंदर आपका जो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट आएगा उसके वो लिखेंगे और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने सपोज किया था 1, उस हिसाब से मैं रिजल्ट बता रही। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की हमें पता चल गई 0, प्रोडक्ट इसका पता चल गया N2, नेट केमिकल इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली जो ये बन रही थी। ठीक है, ये करने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आपके रह गए हैं जो आपने डिस्कस नहीं किए उनकी भी नेट केमिकल इक्वेशन आप इसी तरीके से बनाएंगे और एट द रिजल्ट आप वो भी सारी इक्वेशंस शो करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट है लैब रिपोर्ट का। इसमें आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे जो डिस्कस हुई है इसी से रिलेटेड, इक्वेशंस आपको बता दी गई हैं, इक्वेशन जो आपकी आएगी पॉसिबल प्रोडक्ट की वो भी लिखनी है, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे जो भी डाइल्यूशन की हैं उसकी, और स्टैंडर्डाइजेशन की, एस्टिमेशन की, कैलकुलेशन भी सारी हेडिंग्स आपको एक एक करके डिस्कस कर दी गई हैं। रिजल्ट में जो आपका नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी वो लिखेंगे, उसका पॉसिबल प्रोडक्ट लिखेंगे, उसकी नेट इक्वेशन लिखेंगे और एट द एंड बाकी रिमेनिंग पॉसिबल प्रोडक्ट्स की भी इक्वेशन बना के और वो भी आप रिजल्ट के बाद में लिखेंगे।